और मैं बार बार लोगों को कहता हूँ कि अध्यापक जो होते हैं उनकी रोल किसी भी बच्चे के लिए, मतलब माता पिता के बाद शिक्षक का ही स्थान होता है। भगवान भी उसके बाद आते हैं, मैं जैसा महसूस करता हूँ। श्रद्धा सबकी अपनी अलग अलग होती है, लेकिन शिक्षक का हमेशा से स्थान जो हमारे समाज में रहा है बहुत ही उम्दा रहा है। माता पिता के बाद आप ही एक ऐसे लोग हैं जो बच्चों को बेहतर ज़िंदगी जीने का चीज़ें सिखाते हैं, कैसे ज़िंदगी को जिया जाए, कैसे बेहतरीन ज़िंदगी को किया जाए, बेहतरीन इंसान बनाने का काम आप ही करते हैं। तो आप पर एक जिम्मेदारी है, और आपको गांव में या फिर शहर में भी प्रायः लोग मास्टर साहब कहते हैं। मास्टर साहब इसलिए कहते हैं कि आपको मास्टरी हासिल है, हर तरह के कार्यों को करने की मास्टरी हासिल है। आप कोई ऐसा काम नहीं है जिसमें आप अच्छा नहीं कर सकते। और सरकार ने भी आपको शिक्षण का जो दायित्व दिया है, इसके अलावा आपदा में आपसे काम करने के लिए अपेक्षा किया है। चुनाव और आपदा में ये महत्वपूर्ण निर्णय है सरकार का कि आप आपदा में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। तो अभी धीरे धीरे कोरोना संक्रमण लोगों की संख्या बढ़ रही है। अपने को बचाए रखना ज़्यादा ज़रूरी होगा। सबसे पहले तो आप खुद सुरक्षित होने के लिए आपको मास्क लगाना पड़ेगा। कोई बीमारी है तो दवा लेनी ही होगी। टीका नहीं लगाए हैं, 45 से ऊपर के आप हैं तो टीका स्वयं लगाएं और नज़ीर साबित करें लोगों को कि मैंने टीका लगाया है, आप भी लगाएं। हाँ, अगर कोई तकलीफ़ है टीका लगाने से या समझ में नहीं आ रहा है कि ये बीमारी हमें पहले से है, जैसे डायबिटीज़ वाले लोग अगर कंट्रोल में नहीं डायबिटीज़ है तो वो थोड़ा देर से भी टीका लगाएं तो कोई बात नहीं है, या परामर्श लेके डॉक्टर से जिसमें कोई कैजुअलिटी तो नहीं हो जाए, इस तरह से तब टीका लगाएं। लेकिन टीका खुद लगाएं और अपने घर में पड़ोसियों को सबसे पहले टीका लगवाएं। फिर आप विद्यालय के पोषक क्षेत्रों में भी जो लोग हों उनको टीका लगाने के लिए प्रेरित करें। ये आपदा का ही काम है, इस काम को करना चाहिए। मैं प्रायः यह भी देखता हूँ कि टीम भाव नहीं होता है जिस विद्यालय में, मतलब टीम वर्क नहीं होता है जिस विद्यालय में, उस विद्यालय में हमेशा एक चिड़चिड़ापन उत्पन्न होता है। शिक्षकों के बीच आपस में ही उलझे रहते हैं और शिक्षक एक दूसरे से यह कहते रहते हैं फलां समय पर नहीं आया, फलां समय पर नहीं आया, और हम क्यों करें, हम अकेले क्यों जाएं, वगैरह वगैरह। तो विद्यालय परिवार का मतलब होता है विद्यालय शिक्षा समिति के सभी सदस्य, विद्यालय के प्रधानाध्यापक, विद्यालय के सभी शिक्षक, विद्यालय के सभी बच्चे, और इस सभी लोगों में एक टीम भाव नहीं रहेगा तो कठिनाई होगी। इसलिए अभी पैंडेमिक एक ऐसा समय आ गया है कि सभी लोग उपस्थित होइए, समय से होइए और सब अपने दायित्व का निर्वहन कीजिए। आप देखिएगा कि जब जैसे कोई लोग पढ़ रहे होते हैं और कोई लोग काम कर रहे होते हैं तो ये एक सुखदायक स्थिति है। लेकिन अगर कोई लोग फ़ोन पर बात कर रहे होते हैं, ऐसे बैठे हैं, ऊँघ रहे होते हैं, और दूसरे आदमी कोई काम कर रहे होते हैं तो उनके मन में एक भाव होता है कि अरे वो तो सिर्फ फ़ोन पर बात कर रहा है, आया है, समय काट के चला जाएगा, मैं काम क्यों करूँ। लेकिन अगर कोई आदमी पढ़ रहा होता है, दूसरा आदमी लिख रहा होता है, दूसरा आदमी रिपोर्ट बना रहा होता है, चौथा आदमी पोषक क्षेत्र के लोगों से बात कर रहा होता है, तो लगता है कि नहीं, कोई पढ़ने का काम कर रहा है तो वो इनबिल्ट हो रहा है, एक व्यक्तित्व का निर्माण हो रहा है और इसका प्रचार प्रसार कहीं न कहीं बच्चों के बीच होगा और बच्चे उससे लाभ लेंगे। तो दूसरा आदमी मतलब उनके प्रति ईर्ष्या का भाव नहीं रखता है। तो विद्यालय एक ऐसा जगह है जिसमें पठन पाठन तो होना ही चाहिए और हर रोज़ होना चाहिए। अगर पैंडेमिक में बच्चों के लिए विद्यालय बंद है तो शिक्षक लाइब्रेरी की पुस्तकों को लेकर पढ़ें। आप इस कोरोना पीरियड में अपने विद्यालय की जो सामग्रियां हैं, जो पाठ्य सामग्रियां हैं या अन्य सामग्री है, उसको व्यवस्थित कर सकते हैं। कुछ साफ़ सफाई का काम करा सकते हैं, जैसे आपके यहाँ कंप्यूटर है उसको सीख सकते हैं। इंग्लिश स्पीकिंग का कोर्स है तो अपने एक दूसरे से बात करके इंग्लिश स्पीकिंग का कोर्स ले सकते हैं, या एक दूसरे जिनको इंग्लिश आती है वो दूसरे को इंग्लिश सिखा सकते हैं। जिनकी हिंदी ग्रामर अच्छी है वो हिंदी के जो ग्रामेटिकल पोर्शंस हैं उसको एक दूसरे से शेयर कर सकते हैं। डिक्शनरी को उलट के पुलट के देखिएगा तो बहुत सारे कठिन शब्द होंगे जिससे पहली बार आप रूबरू हो रहे होंगे। इससे आप एक लिस्टिंग कर सकते हैं, ये बार बार ये ऐसे शब्दों का प्रयोग हम करते हैं तो उसको हम लिस्ट कर सकते हैं। मैप देखना, ग्लोब देखना, एक दूसरे से ही सीख सकते हैं। जिससे ईयर लर्निंग होता है बच्चों में, उसी तरह से ईयर लर्निंग टीचर में भी होनी चाहिए और इसे करना आवश्यक है।
फिर जितने भी पुस्तक हैं, चाहे बच्चों की पुस्तक हों या बड़ों की पुस्तक हों, जो लाइब्रेरी की पुस्तक हो उसको इनलिस्ट कीजिए और सही तरीके से उसको रखिए कहाँ पर है। उसमें जो धूल हैं उसको हटाइए, जो TLM है उसको कक्षावार हो सके, विषयवार हो सके, उसको रखने का इंतज़ाम कीजिए। इस सब में समय लगता है और जब बच्चे होते हैं तो शायद बिखर जाता है, लेकिन अभी बच्चे नहीं तो उसको सिलसिलेवार ढंग से रखिए। एक जिम्मेवारी भी दीजिए, इस पर धूल जमा होगा तो इसके लिए जिम्मेवार ये होंगे, ये उसको धूल झड़वा लेंगे, इस TLM को बनाने का काम ये करेंगे। जैसे अभी गैप है तो TLM निर्माण का कार्य कर सकते हैं। TLM जो है उसको सही तरीके से सिस्टमैटिक तरीके से रख सकते हैं। जैसे कई बार ऐसा होता है कि हमें समय नहीं मिलता है और अलमारी का ताला चाबी ख़राब हो गया है तो उसको ठीक करा सकते हैं। जो रजिस्टर्स वगैरह पुराना है उसको सिलसिलेवार ढंग से वर्षवार आप रख सकते हैं। फिर जैसे टेबल के नीचे बहुत सारे कागजात बिखरे रहते हैं टेबल पर, वो सब को सिस्टमैटिक ढंग से आप रख सकते हैं। पुराना जो कॉपी वगैरह है मूल्यांकन का है या किताबें हैं उसको सिस्टमैटिक ढंग से रख सकते हैं। तो एक सिस्टम में चीज़ें आ जाएगी और कल को जब आप ढूंढिएगा तो आपको पता होगा कि ये फलां बुक फलां जगह है। आप देखेंगे कि बच्चे जब कोई चीज़ कहते हैं उठा के रख दो तो वो अपने हिसाब से रखते हैं, उनको ये समझ नहीं होता है कि कौन चीज़ें कहाँ से ली गई और कहाँ रखी गई। हम अभी यूपी के कुछ शिक्षकों को देखा था कि उन्होंने रजिस्टर को बहुत ही एट्रैक्टिव बनाया। रजिस्टर जो था उसके ऊपर में बहुत सारा डिज़ाइन करके, और ये शिक्षक पुस्तिका है, ये बाल संसद की पुस्तिका है, या इस तरह से वो बनाया। कुछ इस तरह के काम भी कर सकते हैं। कुछ ऐसे भी आप चार्ट पेपर बना सकते हैं जो आपके अध्याय से विषय से जुड़ा हुआ हो, उसको आप दीवार पर चिपका के रख सकते हैं। और ये सब एक तैयारी साथ साथ करते रहना होगा और इससे क्या होगा कि आप अपना जो अध्ययन अध्यापन का कार्य है उसमें कहीं कटौती नहीं कर पाएंगे और आपका मन लगा रहेगा। और एक बार जब विद्यालय खुलेंगे तो आपके लिए बच्चों को पढ़ाना आसान होगा। मैं इस ग्रुप से कहना चाहूँगा कि द बिहार टीचर्स हिस्ट्री मेकर ग्रुप ने भी लगभग 10,000-12,000 शिक्षकों का एक ग्रुप है और एक बड़ा ग्रुप है। इस ग्रुप में मैंने ये देखा है कि खास करके सेकेंडरी स्कूल के बच्चों के लिए इन लोगों ने कुछ काम किया था। शुरुआती दौर में अच्छा काम किया था और सेकेंडरी स्कूल में 9, 10, 11, 12 के बच्चों के लिए ज़्यादा शिक्षक की संख्या नहीं है, लेकिन सेकेंडरी स्कूल के शिक्षक ग्रुप से जो जुड़े हुए हैं वही काम करते हैं। जो पुराने शिक्षक हैं वो पता नहीं अपनी परंपरागत तरीके से ही अभी भी शिक्षण शैली रखे हैं, जिस वजह से बहुत फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं होता है। जैसे परंपरागत तरीके का मतलब मेरा कहना है, इतिहास पढ़ा रहे होते हैं तो इतिहास पढ़ाने के क्रम में अगर मैप नहीं दिखा रहे हैं तो ये हम परंपरागत तरीके से ही पेडागोजी कर सकते हैं। जो फ्रांस की क्रांति पढ़ा दिए, अमेरिका की क्रांति पढ़ा दिए, लेकिन सिर्फ खड़े होकर पढ़ा दिए तो बच्चे के मन में तो फ्रांस और अमेरिका की बात आ गई, लेकिन वेयर इज़ अमेरिका एंड वेयर इज़ फ्रांस, और डिफरेंस हम कैसे करेंगे, यूरोप और अमेरिका का अलग अलग महादेश का ये है, ये नहीं दिखा पाए। तो ये परंपरागत तरीका होता है। और ऐसे परंपरागत तरीके को पढ़ाने वाले जो शिक्षक होते हैं वो शायद मोबाइल से भी कम जुड़े होते हैं, मेरा ऐसा मानना है। हो सकता है कि बहुत सारे शिक्षक जुड़े हुए हैं, मुझे सूचना ना हो, लेकिन मोबाइल से कम जुड़े होते हैं। तो वे अगर मोबाइल से जुड़ें और ग्लोब, एटलस, ऐप इस सब का उपयोग करते हुए अगर शिक्षण शैली में डेवलपमेंट लाते हैं तो बच्चों को कम समय में ज़्यादा चीज़ मिलेगा और बच्चे कहीं न कहीं अपने को उत्साहित तरीके से जोड़ कर रख पाएंगे। और जो बड़े बड़े क्लास में होता क्या है, जैसे 8th से 9th में या 12th से ग्रेजुएशन में जो ड्रॉप आउट रेट है वो बहुत ज़्यादा है। हायर एजुकेशन में हमारा जो GER है वो 13% है बिहार का, और नेशनल लेवल पर 25% है। आप उसको कैसे अचीव करेंगे इस विषय में भी सोच सकते हैं। अपने पढ़ाने की शैली में परिवर्तन ला सकते हैं। कैसे हम पढ़ाएं कि बच्चे ड्रॉप आउट तो नहीं ही हो और उनका रिजल्ट भी अच्छा हो। अभी इस पेंडेमिक में बहुत सारे लाइव क्लासेस चले फेसबुक पर, आपके ग्रुप और अन्य ग्रुप ने भी चलाए। सरकार की ओर से मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय भी एक कार्यक्रम था, और बहुत सारे अन्य ग्रुप भी जो सरकार से इतर हैं, NGOs भी अपना प्रयास किया। चूँकि ये सब चीज़ देखने वाले बहुत सारे लोग थे, हमारे जैसे अभिभावक भी थे, आप जैसे शिक्षक भी थे, किस ग्रुप पर या कहाँ पर किस प्लेटफॉर्म पर कौन लोग पढ़ा रहे हैं, तो पढ़ाने वाले भी थोड़ा सा कहीं न कहीं संशंकित थे कि मुझे जो देखा जा रहा है तो मैं कहाँ त्रुटि कर रहा हूँ, कहाँ मुझसे त्रुटि हो जाएगी, इस चीज़ का ध्यान रख रहे थे।
तो ये चीज़ जब लाइव चल रहा होता है तब लोग ध्यान रखते हैं, जब लाइव नहीं चल रहा होता है तब इस बात का ध्यान नहीं रखते हैं। उन्हें लगता है कि बच्चा ही देख रहा है, बाकी तो कोई देख नहीं रहा है। लेकिन सच बात है कि बच्चा हमारे विद्यालय में जो होते हैं बच्चे, वो पत्रकार होते हैं।